नमस्कार। आज हम उपस्थित हैं हरीश चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान जयपुर में, ओटीएस जयपुर। हमारे साथ आज उपस्थित हैं श्री मनमोहन जी शर्मा। राजस्थान प्रशासनिक सेवा 2018 में इन्होंने दूसरी रैंक प्राप्त की है। इन्होंने फर्स्ट से फर्स्ट तक का सफर तय किया है। आज इनकी सफलता के राज इन्हीं से हम जानेंगे। तो मनमोहन जी, आज के इस साक्षात्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार आप लोगों का कि इस मंच के माध्यम से जो मेरे साथी इस परीक्षा से या इस प्रतियोगिता से जुड़े हुए हैं उनसे रूबरू करवाने के लिए। आरएएस 2018 में टॉपर के रूप में आपको रैंक 2 हासिल हुई है। इसके लिए पुनश्च आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आप लोगों का। हमारे साथी गणों को आप आपकी शैक्षणिक और पारिवारिक पृष्ठभूमि का थोड़ा सा परिचय करवाइए। देखिए, मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात की जाए तो मेरे पिताजी विशुद्ध किसान हैं और मेरी माताजी उनकी सहयोगी है और हम परिवार में 5 भाई बहन हैं। और उसके साथ यदि एकेडमिक पृष्ठभूमि की बात की जाए तो मैंने अपना ग्रेजुएशन राजस्थान यूनिवर्सिटी राजस्थान कॉलेज से किया है और पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा राजस्थान यूनिवर्सिटी से ही हुआ है। उसके बाद मैं लगातार इस परीक्षा की तैयारी में जुटा हुआ था। हालांकि लास्ट जो अटेम्प्ट था मेरा 2016 वाला आरएएस का, उसमें मुझे अलाइड सर्विसेज अलॉट हुई और इस बार फॉर्चुनेटली आई वाज लकी कि इस बार मेहनत भी मेरे साथ रही और जो परिणाम है वो भी अनुकूल आया, तो मेरे को सेकंड रैंक मिली। जी, आपने केवल राजस्थान सिविल सेवा की तैयारी की है या और भी कई एग्जाम्स दिए होंगे? देखिए, एग्ज़ाम तो मैंने इस पड़ाव में काफ़ी फेस किए और 3-4 एग्ज़ामों में मुझे सफलता भी मिली, लेकिन मेरा जो मेन फोकस मेरा सिविल सर्विसेज के लिए ही था, क्योंकि हमेशा से मन में एक जिज्ञासा और एक श्रद्धा का भाव रहता था सिविल सर्विस के लिए कि यहाँ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कई लोगों से जुड़ने का, उनके बीच काम करने का, सरकार के रूप में काम करने का मौका मिलता है। तो इसलिए ये जो सिविल सेवा जैसी सर्विस है, सेवा है, इससे जुड़ने के लिए मैं शुरू से ही उत्साहित था और अंततः ये मुकाम मिला, तो मैं काफ़ी उत्साहित हूँ ये प्लेटफॉर्म पाकर। आरंभिक दौर में सिविल सेवा के प्रति आपका आकर्षण कैसे हुआ? कोई ऐसी घटना जिसने आपको सिविल सेवा की तरफ आकर्षित किया हो? देखिए, घटना की बात करूं तो 2006-7 के आसपास जब हम लोग 8th क्लास में थे तो हम मतलब हमारे जो टीचर्स थे उन्होंने इतनी अच्छी पढ़ाई करवाई कि पूरा जो क्लास था, पूरा बैच था, उनकी सबकी 60% अबोव परसेंटेज आई। तो हमें प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सर वहाँ पर स्कूल में आए, तो उनका जो एक तरह से इंटरेक्शन प्लस लोगों के लिए एक तरह से काम करने का तरीका, हमने जब जिज्ञासा से उस चीज को पहचाना जाना तो वो क्यूरियोसिटी तब से ही हमारे मन में बन गई थी। और उसके बाद जैसे जैसे हमने इन सेवाओं का नेचर, डाइवर्सिफाइड नेचर देखा, डायनेमिक नेचर देखा, तो एक तरह से ये क्यूरियोसिटी एक तरह से हमारे उत्साह में कन्वर्ट हो गई कि हमें इस सर्विस में जाकर लोगों की मदद करनी है, वाकई अपने आप को साबित करना है। मनमोहन जी, ये जो आपने सर्वोच्च शिखर को छुआ है, कितना मुश्किल था ये सफर आपके लिए? देखिए, मुश्किलों की यदि मैं बात करूं तो मुश्किलें आपको जब शुरुआत करते हैं हम लोग तब जरूर बाधाएं आती है। हमारा सिलेबस पूरा नहीं होता, टाइम से नहीं होता, या हम पढ़ते हैं तो आउटपुट नहीं आ पाता, परिणाम नहीं आ पाता। लेकिन मेरा ये मानना है कि यदि हम क्रमिक रूप से जुटते हैं तो ये सफर ऑटोमेटिक, आपका जो मंजिलें हैं वो आपके पास आती जाएगी। और यहाँ ये जरूरी नहीं है कि यदि मुकाम पाए, अगर मान लो मेरे किसी साथी को मुकाम नहीं मिलता है फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकंड अटेम्प्ट में, तो उसे हार कर थक कर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि ये एक प्रक्रिया है, ये एक सतत प्रक्रिया है, इसमें बने रहना ही अपने आप में एक तरह से इसकी जो सुंदरता है वो इस प्रक्रिया में बने रहना, इस संघर्ष में ही सुंदरता है इस एग्जाम। आपका चूंकि पहले चयन आरएएस 2016 में भी हो चुका था, उस समय भी, और जब आपको आरएएस 2018 में टॉपर के रूप में सफलता हासिल हुई, तो आपके परिवारजनों का और मित्रों का क्या रिएक्शन था इस पर? कैसा महसूस हुआ? रिएक्शन की मैं बात करूं तो एक तरह से जब फर्स्ट टाइम जब रिजल्ट देखा गया तो मुझे भी फर्स्ट टाइम में जब रैंक 2 देखी तो ऐसे लगा कि यार एक बार रोल नंबर फिर कंफर्म कर लेते हैं। हालांकि इस बार कॉन्फिडेंस ये था कि आरएएस सर्विस मिल जाएगी, लेकिन रैंक 2 तक की एक्सपेक्टेशन नहीं थी, तो इसलिए लगभग 2-3 बार रोल नंबर कंफर्म करना पड़ा। इनफैक्ट एडमिट कार्ड लेकर उसका प्रिंट डाउनलोड करके उसको वापस वेरीफाई करके वो चीज वेरीफाई करनी पड़ी। आपके जीवन में आपके रोल मॉडल के रूप में किन्होंने भूमिका निभाई है, जिन्होंने आपको बहुत प्रेरित भी किया और आप उनके जीवन मूल्यों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर रहे हैं?
देखिए, जहाँ तक रोल मॉडल की बात करूँ तो रोल मॉडल के रूप में मेरी जो माताजी है वो हमेशा ही हमारे रोल मॉडल के रूप में रही है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में इतने संघर्ष किए हैं कि हम तो बहुत कम, उनका 5% भी नहीं कर पाए अभी तक। जी। क्योंकि खेतों में काम करना, 5 बच्चों को पालना, साथ ही सारे मूल्य है, नैतिकता है, उन सब चीज़ों का अनुसरण करना, इतना परिवार चलाना, संयुक्त परिवार चलाना, तो वो सारी चीज़ें उनसे सीखी है कि संघर्ष में ही जीवन है। जी, अब आपने कोचिंग के माध्यम से अभी कोचिंग की भी सहायता ली या सेल्फ ही अध्ययन किया है आपने? देखिए, ऑफिशियली किसी कोचिंग से मैं नहीं जुड़ा था। हालांकि मैंने एक तरह से व्यक्तिगत मार्गदर्शन के लिए कई लोगों का मुझे सहयोग मिला, लेकिन यह है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में हम लाइब्रेरी में पढ़ते थे, तो हमारे जो सीनियर्स थे उनका सिलेक्शन हो रखा था, कुछ लोग प्रक्रिया में भी थे, तो उनका हमें काफ़ी गाइडेंस मिला और मैं हृदय से आभारी हूँ मेरे उन सभी सीनियर्स का, जिन्होंने मुझे प्रेरित किया, प्रोत्साहित किया, ताकि मैं इस मुकाम को जल्दी से हासिल कर पाया। अच्छा, सिविल सेवा की तैयारी करने के लिए और जो परिजन चाहते हैं कि उनके बच्चे वो सिविल सेवा की तैयारी करें, तो उनके लिए एक निश्चित समय कब तैयारी आरंभ कर लेनी चाहिए, और आपके संदर्भ में ये बात क्या रही है? आपने तैयारी फॉर्मली कब सिविल सेवा की तरफ आपने कदम बढ़ाई? देखिए, मैंने तैयारी ग्रेजुएशन के जो लास्ट ईयर था उसमें सोचना स्टार्ट कर दिया था, और पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ मैंने इस एग्ज़ाम की तैयारी करना, एक तरह से डेडिकेशन से तैयारी करना स्टार्ट कर दिया था जी। तो आई थिंक कि जो ग्रेजुएशन है उसके फाइनल ईयर है, उसके साथ ही हमें इस एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, और हमारा एकदम माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि हम सिस्टमेटिक इस एग्ज़ाम की तैयारी करें, टू द पॉइंट करें, सिलेबस के अकॉर्डिंग करें, हमारा जो सोर्सेज है वो ऑथेंटिक हो, और प्लस हम जिस वातावरण में रह रहे हैं वो बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, ताकि हमें एक तरह से एनर्जी मिलती है, उत्साह मिलता है, तो ये जो संघर्ष है ये हमारे लिए वाकई जीने का एक साधन बन जाता है। जी। आरएएस मुख्य परीक्षा 2021 अभी हाल ही में आयोजित होने जा रही है। आपने 2018 की आरएएस को टॉप किया है, तो जो भी हमारे श्रोतागण हैं जो आरएएस मुख्य परीक्षा की अभी तैयारी कर रहे हैं, वो आपसे विशेष तौर पे ये जानना चाह रहे हैं कि आपने आपकी मुख्य परीक्षा की क्या विशेषकर रणनीति रही जो आपने सर्वोच्च स्थान हासिल किया? देखिए, मुख्य परीक्षा के स्तर की रणनीति की यदि मैं चर्चा करूँ आपके साथ, तो मेरी यहाँ पर जो रणनीति थी, पिछले वर्ष क्या हुआ, मैंने कंटेंट को पढ़ने में ज़्यादा ध्यान दिया था। लेकिन इस बार मैंने उस कंटेंट को लिखने, उसको पूरे को कॉपी में उतारने, और प्लस प्रेजेंटेशन, अर्थात उस कंटेंट को सिस्टमेटिक रूप से आपका आंसर वे में फ्रेमवर्क करने में, उस जो अपॉर्चुनिटी थी उसको परफॉर्मेंस के रूप में कन्वर्ट करने के लिए मैंने इस बार आंसर राइटिंग जो प्रैक्टिस थी उसको अपना मुख्य हथियार बनाया था। क्योंकि इस बार मैंने कंटेंट पढ़ने में ज्यादा विश्वास नहीं किया, मेरे पास जो पहले से कंटेंट अवेलेबल था उसी कंटेंट को बार बार रिवाइज करके इस बार मैंने सोच लिया था कि हर जो पेपर है उसका कम से कम भी मेरे को 20 टेस्ट लिखने हैं, ताकि ओवरऑल मेरे 80 to 100 टेस्ट हो जाए, तो मैं एक तरह से मोटा मोटा जो सिलेबस है उससे भी गो थ्रू हो जाऊं, और जो भी हर एंगल है आंसर का उसको भी टच कर पाऊं। तो इस बार मैंने जो रिटर्न प्रैक्टिस है उस पर सबसे ज्यादा फोकस किया था। और अगर कोई जैसे इस बार भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, या मान लो शीघ्र ही नई वैकेंसी भी आने वाली है, तो उसकी तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को आप मुख्य परीक्षा के लिए जो अध्ययन सामग्री है उसको क्या रिकमेंड करोगे? क्योंकि आपका इसमें गहरा अनुभव भी है, राजस्थान प्रशासनिक सेवा के लिए तैयारी करने वाले विद्यार्थियों में आपकी डीएलएस पब्लिकेशन की पुस्तकें भी काफ़ी लोकप्रिय है, जैसे अर्थव्यवस्था की आपकी पुस्तक प्रीलिम्स के समय भी और अभी भी आपने जारी की थी। तो एक तो आरंभिक तौर पे जो आरंभ कर रहा है तैयारी और जो इस बार मेंस दे रहा है, उनके लिए जो स्रोत है वो क्या निर्धारित किए जाने, लिमिटेड सोर्सेज पे कैसे स्टे करें? देखिए, जब भी मैंने एक जो बुक है आरएएस परीक्षा की स्ट्रेटेजी पर लिखी हुई है पूरी, और मेरी 2016 और 18 के आरएएस मेंस के जो पेपर है उनके मॉडल आंसर भी लिखे हुए हैं, उसमें विस्तृत रूप से चर्चा की हुई है एक एक बिंदु पर कि हमें जब जो सोर्स की बात आती है, तो सोर्स की बात आती है तो मार्केट में कई पब्लिकेशन ऐसे हैं जिन्होंने कट पेस्ट करके कंटेंट निकाल रखा है, लेकिन जब एग्जाम होता है तो उन बुक से एक भी क्वेश्चन, नॉट द सिंगल क्वेश्चन वाज देयर, वहां पर एक भी क्वेश्चन नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने ऑथेंटिक सोर्स फॉलो किए ही नहीं। ऑथेंटिक सोर्स के रूप में राजस्थान बोर्ड की बुक्स है, जो एनसीईआरटी है उसकी बुक्स है, और प्लस जो सोर्सेज है हमारे जो कॉलेज लेवल के सोर्सेज चल रहे हैं, जो टेक्स्ट बुक्स चल रही है, उनसे हमें उन चीज़ों को, हमारा जो कंटेंट है उसको कंपाइल करना पड़ेगा। क्योंकि
मैंने अगर इकोनॉमी की बुक लिखी और वहां पर कंपाइलेशन किया तो मुझे बहुत मेहनत लगी उसमें, बहुत ही ऑथेंटिक सोर्सेज को फॉलो किया मैंने। जो बजट और सर्वे है, राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे है, उन सभी सोर्सेज को फॉलो करके अगर वो बुक लिखी तो वाकई उसका कंटेंट एनरिच हो पाया। तो इसलिए मैं सभी मित्रों को ये कहता हूं कि आप किसी पर्टिकुलर पब्लिकेशन की किताबें खरीदने से अच्छी, जो अच्छा ट्रेंड है, अब जैसे हमने 2-3 किताबें अच्छी लिखी है, वहां पर हम कंटेंट के लिए बहुत अश्योर है क्योंकि हमने मेहनत करके लिखी है वो, और प्लस उनके साथ ही कंटेंट को हमें ऑथेंटिक और रिलायबल सोर्सेज से लेना पड़ेगा, जहां पर राजस्थान अध्ययन की किताबें हैं, राजस्थान बोर्ड की किताबें हैं, प्लस हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबें हैं, या राजस्थान सरकार के कोई डॉक्यूमेंट आते हैं जैसे बजट, इकोनॉमिक सर्वे वगैरह है। तो ऐसी चीजों को हमें फॉलो करना चाहिए। अच्छा, मुख्य परीक्षा के लिए जो समसामयिक विषय है उन पर पकड़ बनाने के लिए आपने किन स्रोतों पर आधारित रहे और आप क्या विद्यार्थियों को सलाह देना चाहेंगे? देखिए, समसामयिक विषयों के लिए मैंने पहले तो मेन जो है इसमें आईआर का जो हमारा जो थर्ड पेपर है उसमें आईआर वाले पोर्शन में, और प्लस उसमें कंटेम्प्रेरी इश्यूज वाला पोर्शन है, टॉपिक है सिलेबस का, उसमें ये पूछा जाता है। तो उसके लिए न्यूज़पेपर्स में इससे रिलेटेड जो भी कंटेंट आता था उसको मैं अपनी डायरी में या अपनी नोटबुक में नोट रखता था, और प्लस उसके साथ ही जो विजन आईएएस है या ओनली आईएएस है जैसे जो चैनल है, तो उनका सहयोग लेते हुए अपने पास जो भी सोर्सेज थे उनका कंपाइलेशन एक तरह से मेंटेन रखा और उनका बार बार रिवीजन करने पर ज्यादा जोर दिया। तो इसलिए इससे क्या हुआ, वो जो करंट का कंटेंट है वो तैयार होने के साथ साथ मेरे को वैल्यू एडिशन करने के लिए भी कंटेंट अवेलेबल हो पाया। जी। मुख्य परीक्षा के लिए जैसा कि आमतौर पर देखें तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नीति शास्त्र और अक्सर जो आरएएस की मुख्य परीक्षा में छोटे विषय 20 नंबर के जो रखते हैं, उनके लिए कोई विशेष रणनीति अगर आप साझा करना चाहें, क्योंकि उनमें अगर कम समय भी दिया जाए और अधिक उत्पादकता उनकी है। देखिए, नीति शास्त्र की बात की जाए तो हमारे साथी है विकास प्रजापति जी और सुनील कुमार जी, जिन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन पुस्तक लिखी है और अराउंड 100 पेजेस की है वो। तो आई थिंक कि उससे बेहतरीन कोई नोट्स हो नहीं सकते। दूसरी बात, 6 सब्जेक्ट की यदि मैं बात करूं तो 6 सब्जेक्ट के लिए मैं सभी प्यारे साथियों को, मित्रों को कहता हूं कि आप जो ऑथेंटिक सोर्स है, राजस्थान बोर्ड की किताबें लीजिए, एनसीईआरटी की किताबों में से जो टॉपिक है हमारे, उनको आप कंपाइल कीजिए और प्लस अपनी लैंग्वेज में उनके 6-6, 7-7 या 10-10 पेज के शॉर्ट नोट्स बनाइए। क्योंकि आप अगर अपनी लैंग्वेज में शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, 10 पेज में एक सब्जेक्ट कवर होता है आपका, तो 6 सब्जेक्ट में 60 पेजेस में अगर आप कवर करते हैं उसको, तो जब आपको लास्ट टाइम उनको रिवीजन करना होगा, मल्टीपल रिवीजन करने होंगे, तो आपके लिए बहुत मददगार साबित होंगे। और वो सब्जेक्ट ऐसे हैं कि वहां आपको कीवर्ड के रूप में नोट्स बनाने होंगे, क्योंकि वहां पर 20 नंबर में आपको पूछा जाएगा पूरा सब्जेक्ट, 2 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चन आने हैं। तो जो भी टॉपिक दे रखा है, जो भी सिलेबस में टॉपिक दे रखा है, उसके आसपास आपको 50 वर्ड उसकी बेसिक समझ पता होनी चाहिए। तो आई थिंक कि उसमें खुद का जो किया हुआ काम है वो आपको बहुत बेहतरीन रूप से और अच्छी कंडीशन में लाकर खड़ा कर देता है रिवीजन के टाइम पे। जी, मुख्य परीक्षा में चौथे पेपर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, जो कि हिंदी और अंग्रेजी विषय का जो पेपर है, उसके लिए आपकी क्या रणनीति रही, तो वो जरा साझा कीजिए। देखिए, हिंदी और इंग्लिश ऐसे सब्जेक्ट है जिनकी बार बार प्रैक्टिस करनी होगी हमें शब्दों के साथ बहुत फेमिलियर होना होता है। क्योंकि हिंदी में मान लीजिए वर्तनी में यदि एक बिंदु भी अपन ने नहीं लगाया तो वहां पर 0 नंबर आता है फिक्स। तो इसलिए वहां पर क्या है, बार बार प्रैक्टिस की बहुत जरूरत पड़ती है। तो मैंने व्यक्तिगत स्तर पर यह किया कि जो शब्द है उन शब्दों को बार बार पढ़ने के साथ ही उनका रिटर्न जो प्रैक्टिस है उसको करने पर ज्यादा जोर दिया, और उन शब्दों को लिख कर याद करने पर ज्यादा जोर दिया। तो इससे क्या हुआ, प्रैक्टिस करने के साथ साथ वो जो शब्द है उनको शुद्ध लिखने की प्रवृत्ति डेवलप हुई। इसके साथ ही जो हिंदी है उसमें जो ड्राफ्टिंग का पोर्शन आता है, तो ड्राफ्टिंग के पोर्शन के लिए जो भी राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग के जो पत्र या जो परिपत्र है, अधिसूचना है, निविदा है, तो उन सबका जो प्रारूप है, जो भी ड्राफ्टिंग है, उन सब की एक तरह से उनकी सॉफ्ट कॉपी को देखते हुए उनसे जो ऑथेंटिक ड्राफ्टिंग है वो सीखी, और उसके साथ साथ जैसे पल्लवन है या हिंदी अनुवाद है तो उनके लिए बार बार अभ्यास किया। अभी मेरे पास डीएलएस पब्लिकेशन की आपकी अर्थव्यवस्था की मुख्य परीक्षा की ये किताब है, उस पर आपने वन स्टॉप सॉल्यूशन लिखा हुआ है, तो क्या बाकी विषयों के लिए भी कंटेंट है वो आप जारी करने का सोच रहे हो? देखिए, हमने जब ये कंटेंट लिखने की शुरुआत की थी तो इसके पीछे हमारा कोई इकोनॉमिक पर्पज नहीं रहा।
इसके पीछे हमारा पर्पज ये था कि हमने जिन मुश्किलों का सामना किया, हमने मल्टीपल सोर्सेज से कंटेंट इकट्ठा करके पढ़ा है, तो हम कम से कम जो हमारे नए साथी आ रहे हैं इस एग्जाम की तैयारी करने, उनको एक कंबाइंड जो बुक है या एक सिंगल वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में कंटेंट दे सके। तो इस जो थीम है, ये जो अप्रोच है, इसके पीछे और साथी कई हमारे आगे आए हैं जो मदद करने को तैयार है। तो उनमें जैसे अभी एथिक्स की बुक लिखी हुई है, वो हमारे साथियों ने लिखी है, और प्लस अलग जो नया अब कंटेंट आ रहा है, इनफैक्ट आरएस प्री और मेंस दोनों के लिए अब हम लोग सोच रहे हैं कि कंटेंट निकालें, क्योंकि हमारे पास काफी हमारे जो नोट्स हैं उनसे भी चीजों को हम इनपुट के रूप में काम में ले सकते हैं। प्लस हमारे जो साथी है उनकी सबकी जो मेहनत रही है, तो उन सबकी मेहनत को हम कंपाइलेशन करके एक तरह से वन स्टॉप सॉल्यूशन जैसी सीरीज चलाना चाहते हैं। जी, संक्षिप्त में हम बात आरएएस प्रीलिम्स परीक्षा की भी कर लेते हैं। उसकी प्रकृति और उसके लिए कोई स्रोत अलग से अध्ययन करने की आवश्यकता है, या आरंभ से ही मुख्य परीक्षा को साथ लेकर अध्ययन किया जाए ताकि प्री आसान रहे? देखिए, अब आजकल यदि आप पेपर्स का ट्रेंड देखेंगे, तो आजकल ट्रेंड में आपको मुख्य परीक्षा के लेवल की समझ होना बहुत जरूरी है जी। तो जो आरएएस प्री के जो टॉपिक है, जो भी सिलेबस है, उसको हमें उस अप्रोच में ही पढ़ना चाहिए कि हम उसमें 360 डिग्री सोच सके, उसका मूल्यांकन कर सके। क्योंकि आजकल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, या आजकल बजट और सर्वे से भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां पर आपको एक अलग टाइप की अप्रोच की आवश्यकता होती है जी। तो जो भी सिलेबस हमारा मुख्य परीक्षा में है, उस सिलेबस को अगर प्री के लिए हम लोग तैयार कर रहे हैं, तो उसको मेंस की दृष्टि से तैयार करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और जो टॉपिक अलग केवल प्रीलिम्स के लिए है, उनसे हमें एक बार गो थ्रू होना चाहिए। 2018 की मुख्य परीक्षा के बाद इंटरव्यू के बीच आपको काफी समय मिला, लंबा समय मिला। इस दौरान आपने साक्षात्कार की तैयारी कैसे की? देखिए, इस बार जो साक्षात्कार की तैयारी थी, इस बार जो हमारे पूर्व सीनियर है जो सिलेक्टेड हो चुके थे, या जो हमारे एक तरह से सीनियर ऑफिसर्स थे या सीनियर एकेडमिशियन थे, उनके सहयोग से और उनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने तैयारी की थी। हमारा एक पूरा ग्रुप था जो सब आरएएस में सेलेक्ट हुए, तो उस ग्रुप में हमने एक एक आदमी की पर्सनैलिटी पे काम किया। वहां पर जितनी जो भी कमियां थी, हमने खुलकर हर मुद्दे पर इतना विस्तार से डिस्कशन किया कि हमने अपनी कमियों को दुरुस्त करते हुए जो भी हमारा कंटेंट है या प्रेजेंटेशन है या हमारा बोलने का तरीका है, सोचने का तरीका है, हर लेवल पे काम किया। तो इसका हमें बहुत फायदा मिला। जी, अभ्यर्थियों के मन में आमतौर पर एक प्रश्न रहता है, क्योंकि वाइड सिलेबस है, डेस्क्रिप्टिव पेपर है मुख्य परीक्षा का, तो उन्हें ये लगता है कि ये बात तो श्योर है, सभी जानते हैं कि लिमिटेड सोर्सेज पे है, वो बिल्कुल लिमिटेड सोर्स रखने चाहिए, लेकिन ये तय कर पाना और फिर उन लिमिटेड सोर्स पर विश्वास कर पाना काफी कठिन जान पड़ता है। जी, आपने इसको कैसे सीमित किया? जैसा कि आपने कहा कि जब आपने 2018 की मुख्य परीक्षा दी, तो आपने बिल्कुल अपने उन्हीं नोट्स का अध्ययन किया और जो आपके पास लिमिटेड सोर्सेज थे और करंट को अपडेट करते रहे, तो ये कर पाना कितना मुश्किल है और अभ्यर्थी इसको कैसे कर पाए? देखिए, मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बताऊं कि जब हम लोग शुरुआत से तैयारी करते हैं, तो शुरुआत से तैयारी करने में हमें हमारी जो सीमाएं हैं उनको समझ लेना चाहिए। हमारी संभावनाओं को बढ़ाते हुए हमें हमारी सीमाएं सीमित करनी होगी, क्योंकि इस एग्जाम का नेचर ऐसा है कि आपको बहुत वाइड पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आप जैसे जैसे मल्टीपल रिवीजन करते जाते हैं, तो आप अपना स्कोप घटाते जाइए। आप अपने जो नोट्स है उनको बहुत शॉर्ट करते जाइए, ताकि जब वाइड स्कोप आपने कवर किया है, तो वो एंड तक रिवीजन तक आकर आपका बहुत कम कंटेंट हो जाए और आपका बहुत ऑथेंटिक और रिलायबल ऐसा कंटेंट हो जाए कि आपको वहां जब कीवर्ड आपके दिमाग में आए, तो उस कीवर्ड से रिलेटेड 50 वर्ड्स की इंफॉर्मेशन आपको ऑटोमेटिक याद आ जाए। तो ये जो चीजें हैं, ये आपकी बार बार रिवीजन से और आपका जितनी आपकी मेहनत होगी उन सब चीजों से डेवलप होगी। जी, मुख्य परीक्षा के दौरान, अभी जैसे मुख्य परीक्षा अभी आयोजित होने वाली है, और मुख्य परीक्षा जब होती है तो उस समय एग्जाम हॉल का जो टाइम मैनेजमेंट है, वो अभ्यर्थी है वो कैसे तय करे? क्या पहले से ही कोई माइंड में ऐसी फ्रेम लेके चले, क्योंकि पता है कि कौन से प्रश्नों की शब्द सीमा क्या है, या फिर वहां प्रश्नों की प्रकृति पर निर्भर करता है, या एक बड़ा प्रश्न अभ्यर्थियों के मन में रहता है कि एग्जाम हॉल में टाइम मैनेजमेंट कैसे करें ताकि कोई प्रश्न ना छूटे इसमें और गुणवत्तापूर्ण लिखा भी जाए? मैंने आपको प्रारंभ से ही बताया कि अगर हम लोग रिटर्न प्रैक्टिस करते हैं, बहुत टेस्ट प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारे टेस्ट लिखते हैं, तो ये हमारी अप्रोच डेवलप हो जाती है। लेकिन फिर भी कभी कभी क्या होता है, हम जब एग्जाम हॉल में जाते हैं तो पेपर को पढ़ने या एक ओवरव्यू में काफी टाइम निकल जाता है, और अगर हम लोग प्रॉपर स्ट्रेटेजी से अगर पेपर हैंडल नहीं कर पाते हैं, तो चाहे 10-20 नंबर का अगर हमारा पेपर छूट जाता है, तो इसका बहुत नुकसान उठाना, बहुत खामियाजा उठाना पड़ता है हमें। तो इसके लिए मेरी जो स्ट्रेटेजी थी,
मैंने स्टार्टिंग से 2 से 5 मिनट में पेपर का ओवरव्यू हर बार लेकर मैं सबसे पहले जो 10 नंबर के क्वेश्चन होते थे उनको अटेंड करता था। क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, जब हम 10 नंबर के क्वेश्चन अटेंड करते हैं तो हमारा ब्रेन बहुत स्पीड से काम करना स्टार्ट कर देता है। तो उन 10 नंबर के क्वेश्चन को अटेंड करने के बाद मैं 5 नंबर पे शिफ्ट करता और 5 मार्कर करने के बाद मैं 2 मार्कर पे शिफ्ट करता। तो इससे क्या होता, इससे जो 10 मार्क्स से 5 मार्क पर शिफ्ट करने में जो लैंग्वेज और कंटेंट की रिफाइन प्रोसेस है वो भी रिफाइन होती जाती, प्लस प्रेजेंटेशन का जो लेवल है वो भी रिफाइन होता जाता। और प्लस इसके बाद अगर आप 2 नंबर वाले क्वेश्चनों पे उतरते हो आप, तो फिर पॉइंट फॉर्मेट में आपका आंसर लिखने की जो अप्रोच है वो स्पीड पकड़ लेती है। और लास्ट में यदि मान लीजिए हम प्रॉपर टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं और 1-2 क्वेश्चन छूटते भी हैं, तो वो हम ऐसी कोशिश करें कि 10 नंबर का क्वेश्चन छूटने की जगह हमारा कोई 2 नंबर का क्वेश्चन छूटे। तो इस अप्रोच से क्या किया मैंने, इस बार लगभग सारे पेपर पूरे किए। हालांकि मेरा जो 4th पेपर था हिंदी इंग्लिश का, उसमें मेरा मुश्किल से 15-20 नंबर का कंटेंट छूट गया था, लेकिन वो कुछ एग्जाम जो हॉल था उसमें कुछ डिस्टरबेंस हो जाने की वजह से ऐसा हो गया था। तो मेरी जो स्ट्रेटेजी है जो रही है वो यही रही है कि आप सबसे पहले ज्यादा मार्क्स वाला जो कंटेंट है उसको आप सबसे पहले हैंडल करें, देन कम पर शिफ्ट होते हुए फिर बाद में 2 नंबर वाले क्वेश्चनों को अटेंड करें। सिविल सेवा की तैयारी के दौरान काफ़ी लंबा समय कई बार लग जाता है, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, फिर साक्षात्कार। इस दौरान स्वयं को सेल्फ मोटिवेटेड रख पाना और उस लंबे समय में जो स्ट्रेस है उसको मैनेज करना, ये कितना मुश्किल है और इसके लिए आपने क्या गुर अपनाए और साथी लोग इसके लिए कैसे इसको मैनेज करें? देखिए, इसके लिए मैं अपने विश्वविद्यालय वातावरण का और मेरे विश्वविद्यालय के मित्रों का बहुत ही हृदय से शुक्रिया और आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे हमेशा सकारात्मक रखा। क्योंकि वहां ऐसा वातावरण रहा हमारे बीच कि हमारे बीच रोज डेली कंपटीशन होता और डेली हम लोग बहुत पॉजिटिव होते और कुछ नया सीखने को हमें मिलता। लेकिन कई मेरे मित्र हैं जो स्ट्रेस में आ जाते हैं इस एग्जाम में 1-2 बार सफल नहीं होने के बाद। उनको मैं कहना चाहूंगा कि जब हमारे मार्ग में थोड़ी कठिनाई आती रहे तो ये समझ लीजिए कि ईश्वर ने अपने लिए बहुत अच्छा सोच रखा है। तो जब हम उन बाधाओं को पार करके आगे जाए तो हमें बहुत अच्छा नसीब होता है। दूसरी बात, स्ट्रेस मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो स्ट्रेस मैनेजमेंट ये आई थिंक ये सेल्फ मैनेजमेंट है जी। हमारा स्ट्रेस तब मैनेज होगा जब हम लोग वास्तव में अचीवमेंट करते हैं या कुछ आउटपुट आ पाता है। तो मेरे स्तर पे यदि मैं स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करूं तो मैंने अपनी पढ़ाई को स्ट्रेस से जोड़ रखा था। जिस दिन मेरा अच्छी पढ़ाई नहीं हुई या मैंने अपने टारगेट पूरे नहीं किए उस दिन मेरे स्ट्रेस आ जाता। लेकिन यदि मैंने अपना छोटे छोटे यूनिट्स में बांटकर पूरे टारगेट पूरे किए तो उससे क्या होता, उससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता और कॉन्फिडेंस से मोटिवेशन बढ़ता और मोटिवेशन से स्ट्रेस ऑटोमेटिक रिलीज होता जी। और जिस दिन पढ़ाई नहीं की उस दिन मैं स्ट्रेस में आता। तो मेरा ये मानना था कि जिस दिन मेरी पढ़ाई अच्छी होगी उस दिन मेरा मोटिवेशन लेवल कुछ और होता जी। विद्यार्थी जीवन में एक प्रश्न भी रहता है, इसको लेकर विद्यार्थी पसोपेश में भी रहते हैं कि दिनचर्या आखिर क्या रहे, कब उठना, कब जागना, कब सोना, रात में पढ़ें कि दिन में पढ़ें, लाइब्रेरी में पढ़ें कि रूम में पढ़ें। इस तरह की बहुत सारी पसोपेश विद्यार्थी के मन में रहती है, वो तय नहीं कर पाता कि कौन सा उचित है। आपकी इस बारे में क्या रणनीति रही और क्या सलाह है आपकी? देखिए, इस बारे में मेरे सभी साथियों को एक क्लियर कट सलाह है कि वातावरण, समय, काल, परिस्थिति कैसी भी हो, आपको जब लग रहा है कि आपका माइंड अच्छा से चल रहा है तो हमें पढ़ाई करनी चाहिए। जब अपना एक तरह से थकान हो गई है, दिमाग थक गया है, तो हमें थोड़ा रिलैक्स हो जाना चाहिए। कभी कभी हम लोगों ने पूरी रात जाग कर भी पढ़ाई की तो कभी सुबह 4 बजे उठकर भी पढ़ाई की। एक फिक्स पैटर्न में बांधने से क्या होता है, फिक्स पैटर्न में अगर वो पैटर्न अगर एक दिन खराब हो जाता है अपना तो दूसरे दिन उसको मैनेज करने में हमें बहुत कठिनाई आती है। तो आई थिंक कि हमें जो कंटेंट है जी, जो हमारा सिलेबस है उसके ओरिएंटेड पढ़ाई करनी चाहिए। हमें छोटे छोटे टारगेट्स बांटकर उनको एक तरह से उनको अचीव करने के लिए उस अप्रोच में ही पढ़ाई करनी चाहिए। बस हमें ये सोचना है कि डेली हमारा जो पढ़ाई का जो ड्यूरेशन है वो पूरा होता रहे जी। मनमोहन जी, आपने राज्य की सर्वोच्च प्रशासनिक सेवा हासिल कर ली और हासिल भी उच्च रैंक के साथ कर ली। अब जीवन में मनमोहन जी क्या और सपने हैं, जीवन में और क्या सोच रखा है, क्या करना है नौकरी के सिवा? देखिए, नौकरी के सिवा तो जो जीवन का उद्देश्य है वो जीवन का उद्देश्य है लोगों के काम आना जी। और लोगों के काम आने के लिए ये एक बेहतरीन नौकरी है। ये एक प्लेटफॉर्म के रूप में हमारे लिए जहां हम लोग कई लोगों से जुड़कर उनकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं।
इनफैक्ट सरकार हमारा माध्यम होगी और हम उस चीज को एग्जीक्यूटिव लेवल पर जाकर लोगों की मदद कर सकते हैं। तो हमारे जीवन का तो उद्देश्य यही है कि जितने लोगों के काम आ सके, जितने लोगों की मदद कर सके, जितने लोगों की दुआएं शुभकामनाएं हम अचीव कर सके, वो अपने आप में बहुत एक तरह से गौरवान्वित महसूस करने वाली चीज है। जी, चयन के बाद जीवन में क्या बदलाव आप महसूस कर रहे हो? खासकर आप टॉपर हैं तो आपके जीवन में कुछ ऐसे बदलाव जो आपको महसूस हुए कि अंदर से हाँ कि ये बदलाव जीवन में सिलेक्शन के बाद मिला? देखिए, सिलेक्शन के बाद जो पुराने मित्र हैं उनकी नज़र में तो मैं अभी भी वही हूँ, लेकिन जो नए मित्र बने या जो नया वातावरण बना है उसने एक नई सोशल रिकॉग्निशन दी है। और हालांकि अब जो है वो आपकी रिकॉग्निशन के साथ साथ आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ जाती है। तो उस रिकॉग्निशन को छोड़कर, उस कलेवर को छोड़कर अब मेरा रुझान जो है वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने की ओर ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। जी, अभी इन दिनों 31 दिसंबर 2021 को आपका ऑफिशियली प्रशिक्षण भी आरंभ हो गया ओटीएस जयपुर, जो कि लोक प्रशासन के भारत के 5 मठों में से एक है। तो प्रशिक्षण के दौरान आप कैसा अनुभव कर रहे हैं? क्या दिनचर्या रहती है? प्रशिक्षण के बारे में, एक ऑफिसर की ट्रेनिंग किस तरह से होती है उसके बारे में विद्यार्थियों को बताइए, हमारे श्रोतागणों को इससे मुखातिब करवाइए। देखिए, प्रशिक्षण जो है यहाँ पर HCM रीपा बहुत ही प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट है और बहुत रिनाउंड इंस्टीट्यूट है इसके लिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। और जैसा कि हम लोग यहाँ पर रहकर भी ये चीज़ फील कर रहे हैं, हमारा जो डेली रूटीन है हम उसमें हमें सुबह 5 से 5:30 बजे के बीच में उठना पड़ता है और हम लोग 5:45 बजे फिक्स ग्राउंड में होते हैं। वहाँ पर हमारी पीटी होती है, फिर उसके बाद हमारी रनिंग और योगा रिलेटेड सेशंस होते हैं। उसके बाद हमें जो ब्रेकफास्ट का टाइम मिलता है सुबह, फिर वहाँ से स्नान के बाद हम लोग तैयार होकर जब क्लास में पहुँचते हैं तो हमारे लंच से पहले 3 सेशन होते हैं और लंच के बाद हमारा 1 सेशन होता है। और लंच के बाद वाले सेशन के बाद एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जिसमें स्पोर्ट्स है या कोई और अदर एक्टिविटीज हैं वो सारी होती है। उसमें हमें इन्वायरमेंट कंजर्वेशन की टेक्निक सिखाई जाती है, एथिक्स, एथोस, वैल्यू। और इनफैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसे लोग हमारी क्लासेस लेने आते हैं, हमें पढ़ाते हैं, हमें सिखाते हैं जिन्होंने वाकई कुछ किया है फील्ड में। तो हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जिनको इन जो अच्छी फैकल्टीज है उनसे पढ़ने का मौका मिल रहा है। और ऐसे इस इंस्टीट्यूट में रहकर हमने वो चीज़ें सीखी है और लगातार हम सीख रहे हैं जिनसे हम अपने आप को और थोड़ा सा वाइड करके, अपनी थिंकिंग को वाइड करके, लिबरल करके, फ्लेक्सिबल करके, सेंसिटिव करके लोगों के काम आ सके। जी, सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आपका कोई मैसेज, उनको एक संदेश टॉपर की तरफ से? देखिए, उन मेरे सभी साथियों को मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा संघर्ष भी बहुत एक तरह से एक विस्तृत संघर्ष रहा है। हालांकि अवधि कम रही है, लेकिन उस रूरल बैकग्राउंड से जहाँ पर इंग्लिश का ए भी हमें पता नहीं था, वहां से लेकर ये रैंक 2 तक का सफर रहा है। तो इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, इस कलेवर से हटके कि आप मुझे रैंक 2 के नाम से मत पहचानिए, आप मुझे उस आपके संघर्ष के साथी के रूप में पहचानिए जिसने वाकई ग्रामीण पृष्ठभूमि से आकर ये करके दिखाया है। देखिए, ये रिजल्ट जो है वो हो सकता है कि कुछ हद तक हमारी किस्मत पर डिपेंड करे, लेकिन मेरा ये मानना है कि यदि बाधाएं आए तो आए, घिरे प्रलय से गौर घटाए, नेक न हमें डिगना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। तो मित्रों, कदम मिलाकर चलते रहिए और इस संघर्ष में साहस के साथ, अपनी प्रतिबद्धता के साथ, अपने उत्साह के साथ और अपनी मेहनत पर विश्वास कीजिए, क्योंकि यदि अगर आपको मुकाम हासिल करवाएगी तो यह आपकी खुद की मेहनत और खुद का उत्साह ही आपको मुकाम तक लेकर जाएगा।